गोपाल अपनी पत्नी गीता और बेटी राधा के साथ मधुपुर गांव में रहता था। गोपाल एक गरीब किसान था जो कि जमींदारों के खेतों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाता। एक दिन गोपाल शाम को बाजार से सब्जियां लेकर घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी गीता आंगन में पड़ी चारपाई पर बुखार से तड़प रही थी। तभी गोपाल सब्जियों को आंगन में फेंक कर उसके पास जाता है और गीता के सर पर हाथ रखता है। क्या हुआ गीता, तुम ऐसे तड़प क्यों रही हो? तुम्हारा बदन तो पूरा बुखार से जल रहा है। तुम्हें दवा से आराम नहीं हुआ क्या? नहीं जी, मुझे यहाँ की दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मेरा समय आ गया है। अब मुझसे ये रोज रोज का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इससे अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। कम से कम आप लोगों को तो सुकून की रोटी खाने को मिलेगी। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हम लोग हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करिए। अगर आपका इलाज यहाँ नहीं हो रहा तो हम आपको शहर लेकर जाएंगे। वहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं जो आपका इलाज करेंगे और हाँ, जल्दी ठीक हो जाओगी। क्यों पिताजी, मैं सही कह रही हूँ ना? अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटी, मेरे पास चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। इधर उधर से लेके अपना घर चला रहा हूँ, तो गीता को शहर ले जाके कैसे उसका इलाज कराऊं? लेकिन अगर ये बात मैंने तुम सबको बताई तो तुम सबकी हिम्मत टूट जाएगी। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। नहीं नहीं, मुझे शहर नहीं जाना। शहर जाने में बहुत खर्चा आएगा। हम गरीब के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो हम शहर जाकर इलाज करवाएं। गोपाल अपनी पत्नी की हालत को लेकर परेशान रहता है। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और गीता को ऐसी हालत में देखती है। गीता की तबीयत खराब और आप गोपाल भाई इतने आराम से बैठे हुए हैं। जाइए, इनको कहीं लेकर जाइए। भाभी कहाँ लेके जाऊं? इतने समय से दवा करवा रहा हूँ लेकिन हालत में कोई सुधार ही नहीं आ रहा। इसलिए सोच रहा हूँ अब गीता को शहर ही लेके चला जाता हूँ। अरे भैया, अब जब ले जाना होगा तभी ले जाना, लेकिन अभी तो गांव के अस्पताल में ही ले जाओ। गीता बहन की तबीयत बहुत खराब लग रही है, कहीं बनती बात बिगड़ न जाए। कमला इतना कहकर गोपाल के साथ गीता को अस्पताल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। कुछ देर बाद सभी गीता को लेकर घर आते हैं। अरे देखो भैया, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने भाई रघु को बुला लीजिए, वो तो शहरी बाबू है, उसे वहाँ का सब कुछ पता है। वो कुछ न कुछ कर लेगा। अब आप गीता का ख्याल रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपने हम गरीबों के लिए इतना कर दिया, वही बहुत है हमारे लिए। बाकी आप सही कह रही हो, मैं बात करता हूँ रघु से, और कोई चारा भी नहीं है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अब करना ही पड़ेगा। कमला के जाने के बाद वो अपने भाई रघु को फोन करके सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद वो अगले दिन ट्रेन पकड़कर घर आ जाता है और सबकी टिकट करवाकर अपने साथ शहर ले जाने की बात करता है। तभी गोपाल रघु के पास आता है। भाई, तूने सबकी टिकट तो करवा दी, लेकिन बहुत पैसे खर्च हुए होंगे इसमें। मैंने तुझे बहुत परेशान कर दिया मेरे भाई। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भाभी की टिकट का रिजर्वेशन करवाया है। बाकी हम लोगों के लिए जनरल की टिकट ली है। हम तो उसी में आते जाते हैं ना। मेरी जान पहचान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस चलने की तैयारी कीजिए। तुमने जो भी किया होगा ठीक ही किया होगा। चलो। कुछ देर बाद सभी स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर रघु और गोपाल राधा और गीता को रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में बिठाकर खुद जनरल डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सभी रेल वासियों को एक धमाका सुनाई देता है, जो कि सिलेंडर फटने का होता है, जिससे पूरी रेल में आग लग जाती है। सभी रेलवासी भाग दौड़ करने लगते हैं। धमाके की वजह से रेल के पीछे के कुछ डब्बे पटरी से उतर जाते हैं, जिससे बहुत लोगों की जान चली जाती है। ये सब देखकर सभी रेल में फंसे बाकी यात्री भी डर जाते हैं। तभी गोपाल वहां से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाने की कोशिश करता है और रघु गुस्से में गोपाल का हाथ पकड़ लेता है। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? वहाँ मत जाइए। आप देख नहीं रहे हैं कि पूरी ट्रेन में आग लगी हुई है। अगर अपनी कैबिन का दरवाज़ा खोला तो ये आग अंदर आ जाएगी और आपके साथ साथ बहुत बेकसूर लोग भी मारे जाएंगे। रुक जाइए। भाई जाने दो मुझे भाई, मेरी फैमिली मुसीबत में। मेरे भाई, पूरे ट्रेन में आग लगी है, पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे मेरे भाई। प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज भाई मुझे जाने दे। मुझ गरीब का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा भाई, जाने दे मुझे।
भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? थोड़ा शांत हो जाइए। भाभी के पास जाने के लिए आपको रसोई वाला डब्बा क्रॉस करना पड़ेगा और वहाँ आग सबसे ज़्यादा है, ट्रेन की स्पीड भी है, थोड़ा रुक जाइए। नहीं, मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है, मुझे जाना ही होगा, मैं देख लूंगा सब कुछ। गोपाल इतना कहकर जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है, तभी उस डब्बे में फंसे और लोग गोपाल पर चिल्लाने लगते हैं और उसे पकड़कर जबरदस्ती बैठा लेते हैं। कुछ देर बाद जैसे तैसे करके ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन रोकता है और फायर ब्रिगेड वाले ट्रेन के अंदर जाकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही पल में आग लगभग पूरी ट्रेन को अपने लपेटे में ले रही थी। फायर ब्रिगेड वाले आग की लपटों को कुछ कम करने उसके आसपास के डब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे थे। बाहर आने के बाद गोपाल और दुखी हो जाता है। रघु, तेरी भाभी और मेरी बेटी कैसे होंगे, किस हालत में होंगे? तुझे बिल्कुल चिंता नहीं हो रही क्या उनकी? अरे हम तो बच गए, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना, मैं अपनी जान दूंगा, मैं उनको ढूंढ के लाता हूँ। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ढूंढने नहीं जा रहा हूँ? आपको आसपास का माहौल नहीं दिख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहीं रुकिए और मुझसे वादा करिए कि आप अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। भाई तुम सच कह रहे हो ना? मेरी बेटी और मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा ना? नहीं भैया, कुछ नहीं होगा उनको, मैं लेकर आऊंगा, बस आप कहीं नहीं जाइएगा। रघु इतना कहकर सबकी नजरों से बचकर अपनी भाभी और बेटी के डिपार्टमेंट में जाता है तो देखता है कि आग की लपटें उनके पूरे डब्बे में धीरे धीरे फैल रही थी और उनसे बचने के लिए दोनों सीट के नीचे छुपी हुई थी। रघु उनके पास जाता है, जिसे देखकर दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी गीता रघु से, अच्छा हुआ भैया आप यहाँ आ गए। हमें तो लगा था कि आज हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप हमें बचा लेंगे। आपके भैया कैसे हैं? वो तो ठीक है ना? हाँ भाभी, भैया ठीक हैं और मैं उन्हें नीचे छोड़कर आया हूँ, वो ट्रेन से उतर गए हैं। आप जल्दी चलिए, ये आग और फैलती जा रही है। हाँ भैया चलिए, जल्दी चलिए। जहाँ एक तरफ रघु जैसे तैसे करके अपनी भाभी और बेटी को बचाकर ट्रेन से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गोपाल बाहर लोगों की लाशों को और ट्रेन की तरफ बढ़ती आग को देखकर परेशान था। जब तक रघु अपनी भाभी और बेटी को लेकर ट्रेन से बाहर आता, उससे पहले ही ट्रेन की रसोई ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी आग ट्रेन के सभी डब्बों को अपने लपेटे में ले लेती है और एक पल में पूरी ट्रेन जलकर राख हो जाती है और उसमें फंसे सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। ये देखकर गोपाल जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है और जलती ट्रेन की तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ खड़े जख्मी लोग उसे पकड़ लेते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों उस झुलसती ट्रेन के पास जाकर अपनी जान गंवाना चाहते हो? भगवान का धन्यवाद करो जो इस रेल हादसे में तुम जिंदा बच गए, वरना बहुत कम ही लोग हैं जो जिंदा बच पाए हैं। अब मैं क्या करूंगा? जिंदा रह के भी मुझे क्या मिलेगा अब, जब मेरा पूरा परिवार इस रेलवे हादसे में मर गया चल के। अब मेरा कुछ भी नहीं बचा इस दुनिया में। क्या सोचा था और क्या हो गया। देखो, अब जो होना था वो हो गया, अब तुम अपने आप को संभालो। किस्मत में जो लिखा होता है वो कोई नहीं बदल सकता। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और गोपाल चुपचाप वहीं जमीन पर बैठ जाता है और इस तरह से उस रेल हादसे में एक ही पल में गरीब गोपाल का सारा परिवार झुलसकर खाक हो जाता है। तुलसी मायके से भी गरीब परिवार से थी और उसकी शादी भी गरीब परिवार में ही हुई थी, लेकिन तुलसी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। लेकिन उसकी चाची सुशीला, जो कि बहुत अमीर थी, वो जब भी तुलसी के घर आती तो किसी न किसी बहाने से उसकी गरीबी के चलते उसे और उसके ससुराल वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन तुलसी अपने सभी घर वालों के साथ हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। तभी उसकी चाची सुशीला अपने ड्राइवर के साथ उनके घर पहुंचती है और देखती है कि सभी अपनी थाली में सूखे चावल और प्याज लेकर बैठे हैं। तभी वो कहती है, ओह माय गॉड, तुम लोग ये क्या खा रहे हो? इस तरह का खाना तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते। तुम लोग कैसे खा रहे हो? ये भी कोई खाने की चीज है? ये कौन है जो हमारे घर में खड़ी होकर हमारी बेइज्जती कर रही है? हम तो इन्हें नहीं जानते हैं। बहू, तू जानती है क्या इस औरत को?
वो माँ जी, ये मेरी चाची जी हैं। हमारी शादी के समय ये शहर में नहीं थी, शायद इसलिए आज हमसे मिलने आई हैं। लेकिन बहू, ये तो मुझे बहुत घमंडी लग रही है। इसको किस बात का इतना घमंड है? और किस बात का घमंड होगा माँ जी पैसों को छोड़कर। मेरी चाची जी बहुत पैसे वाली हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन साथ में घमंडी भी हैं। इसलिए माँ और पिताजी ने इन्हें मेरी शादी में नहीं बुलाया था। सभी लोग सुशीला को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जिस पर सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए तुलसी से कहती है, तुलसी, ये क्या हो रहा है? कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ सभी आपस में बात करने में लगे हुए हैं, जैसे किसी को मैं दिखाई ही नहीं दे रही हूँ। लगता है मेरा यहाँ आना तुझे और तेरे ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा। नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे ससुराल वाले आपको जानते नहीं हैं और मैं भी अचानक से आपको यहाँ देखकर थोड़ा चौंक गई थी। और कोई बात नहीं है, आप अंदर आइए ना। कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ तुमसे और तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने आई थी। लेकिन यहाँ तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों के साथ सूखे चावल और प्याज खाते देखकर मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम्हारा सिर्फ घर बदला है, हालात नहीं। शादी से पहले भी तेरी हालत गरीबों वाली थी, शादी के बाद भी तेरा यही हाल है। पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। सुशीला इतना कहकर अपने ड्राइवर को गाड़ी में रखी फलों की टोकरी लाने को कहती है, जिसे सुनकर ड्राइवर भागते हुए गाड़ी के पास जाता है और उसमें से फलों से भरी टोकरी को लेकर घर के अंदर आता है। तभी सुशीला फलों की टोकरी को उसकी सास गायत्री के हाथों में रखते हुए कहती है, मेरा नाम सुशीला है और मैं आपकी गरीब बहू की अमीर चाची हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे होते हुए आपको ये सूखे चावल और प्याज खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। सुशीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने ससुराल वालों की इंसल्ट होती देखकर तुलसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समय बीतता है। तभी एक दिन तुलसी अपनी सास के पैर दबा रही थी। तभी वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर में फर्नीचर का सामान जैसे डाइनिंग टेबल, बेड, पंखा लेकर उसके घर आते हैं। तभी उसका पति पुनीत भी अपने ऑफिस से घर पहुंचता है और अपने घर में इतना सामान आते देखकर उन लोगों से कहता है, अरे ये सब क्या हो रहा है? इतना सारा सामान किसने मंगवाया है? देखिए भाई साहब, आप ये सारा सामान गलत घर में लेकर आ गए हैं। हमारी हैसियत नहीं है इतना सारा सामान मंगवाने की। आप इसे वापस ले जाइए। जी नहीं, हम बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं। हमें यही का एड्रेस दिया गया था सामान डिलीवर करने के लिए। ये क्या मजाक है? जब हमने बोला कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम ये सामान खरीद सके, तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको इस सामान की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारी पेमेंट तो हो चुकी है। क्या? किसने किया पेमेंट? हाँ बताइए ना भैया, किसने करी पेमेंट इन सारे सामानों की? तुलसी और पुनीत उस आदमी से बहस कर रहे थे। तभी उसकी चाची सुशीला वहाँ आती है और हंसते हुए कहती है, इन सभी सामान की पेमेंट मैंने करी है। वो क्या है ना कि उस दिन तुझे जमीन पर बैठे देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये तेरे लिए किया। माना ये तेरा ससुराल है, लेकिन मैं तेरी अमीर चाची हूँ, तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। देखिए चाची जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं ठीक हैं, खुश हैं। अब सामान आप वापस ले जाइए। तुम होते कौन हो मेरी बेइज्जती करने वाले? मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया है। और आपको किसने हक दिया चाची जी कि आप मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करें अपनी अमीरी का रौब दिखाकर? तुलसी की बातें सुनकर उसकी चाची बहुत चिढ़ जाती है और वो गुस्से में उन्हें बहुत सुनाती है। तभी तुलसी भी उनके लाए हुए सारे सामानों को उनके साथ रवाना कर देती है। ये सारा तमाशा तुलसी के मोहल्ले वाले देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सुशीला अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी पड़ोसन कांता गायत्री से कहती है, गायत्री, तेरी गरीब बहू की अमीर चाची तो लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर है, तभी तो एक झटके में इतना सारा सामान खरीद लाई। लेकिन तेरी बहू मूर्ख है जो इसने सब वापस कर दिया। खुद तो गरीब घर से आई, कुछ लेकर नहीं आई, और जब मिल रहा है तो ठुकरा रही है। कुछ समझा अपनी बहू को। तुलसी ने बिल्कुल सही किया है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भिखारी नहीं है जो किसी से भी भीख ले लें। तेरी बहू के साथ साथ तेरा बेटा भी पागल हो गया है जो घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। तू इसे समझाती क्यों नहीं है? समझने की जरूरत तुझे है, मेरे बेटे और बहू को नहीं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ तो पूरा घर ही पागल है। मरो इसी गरीबी में, तुम लोग हो ही इसी लायक। कांता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है।
लेकिन तुलसी की अमीर चाची उसे उसकी गरीबी के चलते नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन सुशीला गेस्ट के तौर पर कंपनी के उद्घाटन समारोह में जाती है, जहां वो पुनीत को ड्राइवर के कपड़ों में दिखती है, जिसे देखकर वो कंपनी के मालिक से कहती है, शर्मा जी, ये ड्राइवर के कपड़ों में जो आदमी खड़ा है ये आपका ड्राइवर है क्या? जी हाँ मैडम, ये मेरा ड्राइवर है। क्या हुआ, आप इसे जानती हैं क्या? हाँ, वो क्या है ना कि इत्तेफाक से ये मेरी बेटी का पति है, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है। एक नंबर का घमंडी और सरफिरा इंसान है। मैं तो कहती हूँ आप इसे अभी नौकरी से निकाल दीजिए। आप ये क्या कर रही हैं? इस तरह से तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तो अपना घर भी नहीं चला पाऊंगा। तुमने अपने परिवार से मुझे बेइज्जत करके निकाला था ना, अब इसका बदला मैं तुम्हारी नौकरी छीन कर लूंगी। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अमीर होने की ताकत। देखिए शर्मा जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी का उद्घाटन करूं, तो आपको इसे नौकरी से निकालना होगा, वरना मैं जा रही हूं। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए, मैं अभी से नौकरी से निकाल देता हूँ। पुनीत का मालिक इतना कहकर उसी टाइम उसे नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद वो निराश मन से घर लौट आता है और अपनी माँ और पत्नी को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर गायत्री अपना सर पकड़ते हुए जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, बेटा, हमारी गरीब बहू की अमीर चाची ने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। अभी तक तो अमीरी का रौब झाड़ती थी, लेकिन अब तो मेरी बेटे की नौकरी भी छीन ली। अब घर कैसे चलेगा? अपनी सास की बात सुनकर तुलसी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे अपनी चाची के घर जाती है और उन्हें सुनाते हुए कहती है, चाची जी, ऐसे पैसों का क्या करेंगी जो किसी को दुखी करके मिले? आपके पास पैसों के सिवा और है ही क्या? आपने अपनी इस अमीरी के घमंड में सब खो दिया है। पहले चाचा जी चले गए, उसके बाद आपके बच्चे, और आज आपने मुझे भी खो दिया। ध्यान से देखिए अपने आसपास, पैसों के सिवा आपके पास अपना कहने वाला और कोई नहीं है। तुलसी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो तुलसी के घर जाकर उसके घर वालों से माफी मांगती है। साथ ही पुनीत को उसकी खोई हुई नौकरी भी वापस दिलवाती है।